शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल आज बड़े ही हर्ष के साथ आपको जानकारी देते हुए अच्छा लग रहा है, आनंद लग की अनुभूति हो रही है कि आज हमारा कार्यक्रम 19 वर्ष की अनवरत यात्रा पूरी करते हुए अब 20वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। 15 अगस्त 2023 को हम 20वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। जब ये एपिसोड आपके सामने आएगा अर्थात 20 तारीख को, तो हम 20वें वर्ष में प्रवेश कर चुके होंगे। यह सब आपके प्यार और आशीर्वाद और सहयोग की वजह से ही ये एक काव्यानुष्ठान इतने समय से चल रहा है। आज हमारे बीच में पुराने साथी हमारे साथ हैं और सतमौला कवियों की चौपाल में डॉक्टर कीर्ति काले, जो देश की नहीं बल्कि विश्व विख्यात कवित्री हैं, वो तो हमारे साथ हैं ही। साथ ही हमारे बीच में हमारे टीवी शो पर सतमौला कवियों की चौपाल में 2004 में जिन्होंने काव्य पाठ किया था, देश के सुप्रसिद्ध हास्य कवि राकेश सोनी जी भी हमारे साथ। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध कवि और लापतागंज, जो शरद जोशी जी की कृतियों पर आधारित कहानियों का एक नाट्य रूपांतर हुआ करता था, उसमें मुख्य पात्र को अभिनीत भी आपने किया। उनका नाम होता है आरपी शर्मा। हमारे मध्य उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद और आप जिनका विषय है समाज शास्त्र, आप अनेक साहित्यकारों के आप प्रेरणा स्रोत हैं, साहित्यकारों के आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद लंबे समय से जुड़े हुए हैं और देश के मूर्धन्य विद्वान साहित्यकार हैं। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर संजीव शर्मा जी। आप पूर्व में कुलपति रहे हैं महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी मोतीहार के और हमारे बीच में उपस्थित हैं देश में पहली संभवतः फिल्म आई थी चंद्रावल, जिसने हरियाणवी फिल्मों को स्थापित किया। उसके बाद फिर रिक्तता आ गई, उसको पूरा रिक्तता
को भरने का जो काम किया वो किया देश के सुप्रसिद्ध युवा निर्माता, निर्देशक और अभिनेता हरिओम कौशिक। हरिओम कौशिक जी को आपने कई फिल्मों में देखा, मेवात वेब सीरीज में देखा, फौजा वेब सीरीज में देखा, और एक फिल्म और आ रही है, अभी टीजर दिखाया था हरिओम भाई ने, ओपरी हवा हॉरर। और अब मेवात फिल्म का इसलिए भी चर्चा करने की जरूरत हो जाती है क्योंकि अभी नूहू मेवात काफ़ी चर्चा में रहा, और मेवात जैसे विषय को फिल्म वाले छूने से भी उनको लगता था कि हमें कुष्ठ रोग हो जाएगा। उस कुष्ठ रोग को पकड़ा, उसका निवारण किया मेवात जैसी फिल्मों से। हो सकता है कि अगर क्या नाम जांच की आँच हरिओम पे भी आ सकती है कि नहीं नूहू में जो हुआ तो मेवाती। लेकिन खैर, जब जुबेर यूट्यूबर के आज के जो ज़माने में जो आज सही बात है कि अब कई आईपीसी की कई धाराएं समाप्त हो चुकी हों और देश में ऐसा शासन हो, तो अब अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं होता। इसलिए हरिओम आप आगे बढ़ो, हमारा आपकी शुभकामनाएं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर कीर्ति काले कह रहे थे कि आपको मेरे सारे गीत याद हैं। वास्तव में अगर मैं कहूं डॉक्टर कीर्ति काले के बारे में, श्री कृष्ण और राधा का संवाद होता है तो श्री कृष्ण प्रश्न करते हैं राधा से, तुम्हें मेरी याद आती है या नहीं? तो राधा का उत्तर बहुत था कि आप मेरे अंत से गए ही कब थे। सही मायने में डॉक्टर कीर्ति काले तो जो एक बार सुन लेता है, परवीन आर्य की बात नहीं कर रहा, वो डॉक्टर कीर्ति काले की हो सकता है पूरी रचना कंठस्थ हो ना हो, लेकिन जो उसका मूल जो कंटेंट है ना वो दिल में उतर जाता है। ऐसे ही दिल में उतरने वाली एक डॉक्टर कीर्ति काले की बहुत बेहतरीन रचना है। जैसे मैंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी को उनकी बचपने को उतरते हुए देखा, उसी प्रकार समृद्ध संसद के अंदर, भारतीय संसद के अंदर डॉक्टर कीर्ति काले की पंक्तियों को सुप्रसिद्ध राजनेता, पूर्व विदेश मंत्री, प्रखर वक्ता सुषमा स्वराज जी आपकी पंक्तियों को उद्धृत करती हैं, तो सही मायने में यह अपने कवि समाज का गौरव बन जाता है। लड़कियों की जिंदगी पर मेरी ये गजल है और ये मुझे बड़ी गर्व की बात है कि मेरी इस रचना को दूरदर्शन ने, जब केवल एक अकेला चैनल था तब बहुत बार प्रसारित की, और मेरी प्रेरणा स्रोत रही आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने इस गजल को बहुत बार अपने भाषणों में बोला। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी एक क्लिप मुझे मिली जिसमें उन्होंने मेरी ये पंक्तियां उद्धृत की थी, तो ये मेरे लिए भी बड़ी अभिमान की बात है। मैं सुनाती हूँ। गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी। और ये शेर आप सबके नाम कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता। जब लड़कियां स्कूल कॉलेज में पढ़ रही होती हैं तो पता नहीं होता कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा, और जो कुछ वो करना चाहती हैं वो आगे कर भी पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। ये शेर आप सबके नाम
कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता, कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता, एक अनजाना सफर है लड़कियों की जिंदगी, एक अनजाना सफर है लड़कियों की जिंदगी, और हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे। कोई भी लड़की जब अपने घर से बाहर निकलती है उसे इन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है, कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, वो चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी, वो चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी। और लड़कों के ग्रुप में एक खास बात होती है, जो लड़का अपनी गली की, मोहल्ले की, शहर की लड़कियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखता है, वो अपने ग्रुप का हीरो माना जाता है। एक शेर सुनाती हूँ, सुनिए। कि है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, कि है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, आज की ताजा खबर है लड़कियों की, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर है लड़कियों की जिंदगी। और बड़ा संवेदनशील शेर है ये, कि एक खुश फहमी कि जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, कि एक खुश फहमी कि जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, उसका बस एहसास भर है लड़कियों की जिंदगी, उसका बस एहसास भर है लड़कियों की जिंदगी। और गजल का आखिरी शेर, इसमें 2 युगों में हुए नारी पर अत्याचार को मैंने 2 पंक्तियों में समेटने की कोशिश की है, आप सबके सामने रखती हूँ, सुनिए। कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, हर सदी में दांव पर है लड़कियों की जिंदगी। बहुत अच्छे, बहुत हर अच्छे, सदी बहुत में अच्छे, दांव पर है लड़कियों की जिंदगी। गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी। सतमोला कवियों की चौपाल में आज बहुत ही मुझे आनंद लग रहा है कि मेरे बहुत पुराने साथी, अभी काफ़ी टाइम से आप दिल्ली से बाहर थे, जब दिल्ली आए तो दिल्ली में मैंने इनके लिए खोज में इनके लिए लोग लगाए, बड़े मुश्किल से ढूंढ करके हमारे नज़दीक हमें प्राप्त हुए बहुत ही हास्य व्यंग के श्रेष्ठ प्रतिमान एक बेहतरीन कवि जिनका नाम होता है राकेश सोनी। राकेश सोनी जी के लिए मैं अपने चाचा जी राजेंद्र राजा जी की कुछ पंक्तियां निवेदित करते हुए उनको आह्वान करना चाहूँगा कि हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को कांच समझ नाली में डाल दिया, फिर भी भैया जी ने हार ना मानी, झट पान की दुकान लगा ली। ये देख मेरी धर्म पत्नी बड़े दुखी स्वर में बोली, देखो जी भैया जी देश की सत्ता कोठी बंगला कार से चलाते थे और आज पान की दुकान लगा रहे हैं। मैंने कहा अरे बेवकूफ, कि पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं। चूना लगाने के लिए राकेश सोनी जी। एक दृश्य आपको सौंपता हूँ मित्रों।
अक्सर आपने देखा होगा शादी ब्याह में आप गए होंगे, वो लड़के के दोस्त, लड़की के दोस्त, वो अक्सर कभी लड़का वरमाला डाल रहा होता है, कभी लड़के को उठा रहे होते हैं, कभी रिश्तेदार लड़की को उठा रहा होता है। ऐसे दृश्य को मैंने एक देखा, मेरी हास्य कविता निकल कर आ गई, मैं सौंपता हूँ कि वरमाला डलवा रहा था, नखरे दिखा रहा था, लोगों का हंसी मजाक, दूल्हे को किस्मत छल गई, वो आड़ा तिरछा होता रहा, वरमाला पड़ोसी के डल गई। पंडित बोला गजब हो गया, गजब हो गया। पड़ोसी डिस्को कर रहा था, दूल्हा रो गया, पलट कर रपटा, पड़ोसी पर झपटा, वरमाला निकाली, दुल्हन को संभाली, फिर सीधा खड़ा हो गया सांसें तान कर, जैसे खड़ा हो राष्ट्रगान पर। गर्दन को आगे सरकाया, दुल्हन से फरमाया डार्लिंग मोना माला डालो ना। अब दुल्हन मुस्कुराती रही, नजरें चुराती रही। दूल्हे ने गर्दन को और आगे बढ़ाया, हाथ जोड़ जोड़ गिड़गिड़ाया, देखो थोड़ा तरस खा लो ना, लोग देख रहे हैं, प्लीज माला डालो ना। दुल्हन बोली जब सीधे सीधे माला डाल रही थी तब इतनी उछल कूद क्यों मचा रहे थे? खुद भी उछल रहे थे, मुझे भी नचा रहे थे। और मन की दो पंक्तियां देता हूं, मैं वरमाला लिए खड़ी थी, मैं सीता थी, आप मेरे लिए रामचंद्र थे, पर क्या ये प्रूव करना जरूरी था आपके पूर्वज बंदर थे? मैं वरमाला लिए खड़ी थी, मैं सीता थी, आप मेरे रामचंद्र थे, पर क्या ये प्रूव करना जरूरी था आपके पूर्वज बंदर थे? जब पूर्वज शर्मा थे तो शर्माओं की तरह रहते, अपने हाथ से भी सुरेंद्र शर्मा की तरह शर्माते रहते। अरे तुम तो इंसान हो, पुनः मन की पंक्तियां देखा प्रवीण भाई कि तुम तो इंसान हो, सांप देखा है घर के बाहर कितने बल खाता है, पर अपने बिल में वो भी सीधे ही जाता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाषण सुनकर दूल्हा इम्पेशेंट हो रहा था, पलके भारी थी, रो रहा था, दोनों आंखों गंगा जमुना से सींच लिया, बोला मैं तो आगे आ रहा था, इन कमबख्तों ने पीछे खींच लिया। और ये कल्लू मियां कल कह रहे थे अच्छी नहीं होती घर वाली, आज धक्का देके मेरे वाली से भी माला डलवाली। बहुत सी गलतियां हो गई, बाद में गिनाती रहना, चाहो तो पूरी रात भाषण सुनाती रहना, अभी तो थोड़ा तरस खा लो ना, प्लीज माला डालो ना। दुल्हन को रोता देख दुल्हन ने वेटर को बुलाया, नैपकिन उठाया, दूल्हे को पकड़ाया, बोले साफ करो आंखों की नमी, तुम मर्दों में बस यही कमी कि पहले अकड़ना और फिर पैर पकड़ना। वरमाला डालते हैं बोली, मैं तुम्हारे घर की लाज हूं, मैं तुम्हारे घर की लक्ष्मी हूं, मेरा मान रखना, वरना इतना ध्यान रखना, पत्नी जब चाहे पति को नचा सकती है, और इस गर्दन पे मत अकड़ना, इसे 2 मिनट में झुका सकती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। अब हम सतमोला कवियों की चौपाल में हम बढ़ चले हैं ऐसे व्यक्तित्व की ओर जिसका नाम होता है हरिओम कौशिक। आजकल एक मुद्दा बड़ा छाया हुआ है देश की संसद में भी और देश में भी कि हरियाणा जो काफ़ी समय तक सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक रहा करती थी, वो झुलस उठा। लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव का नैतिक दायित्व केवल हिंदुओं पर हो, अथवा अगर हम कहें कि वह एक पक्षीय हो, वो नहीं होगा। अनेक वर्षों से नहीं, अनेक सदियों से मेवात एक नासूर रहा है, नूह नासूर रहा है। मेवात नूह, यहाँ तक वो गुरुग्राम तक वो हिंसा फैली, और वो एकदम तो थी नहीं। मोनू मानेसर हो, चाहे किसी प्रकार के ये चरित्र रहे हों, और मुल्ला मौलवियों के खतरनाक पिट हों, उसने आग झुलसाने का काम किया। इसी प्रकार के घटनाओं को लेकर के एक फिल्म आई मेवात वेब सीरीज, और उसके प्रोड्यूसर, निर्माता, निर्देशक, कथाकार हरिओम कौशिक जी हमारे बीच में है। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। सबसे पहले मैं हरिओम कौशिक जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो फिल्म मेवात है, इसकी स्टोरी लाइन बताने की कृपा करें कि ये क्या है, क्या इसका कनेक्शन जो आज नूह में हुआ उससे आप देखते हैं क्या? जी, ये बेसिकली मैं इसका निर्माता हूँ, और निर्माता का यही होता है कि ऐसे कंटेंट पे पैसा लगाया जाए जिसको लोग देखना चाहते हैं और जो सच के करीब हो।
और इसके जो राइटर डायरेक्टर हैं वो मेवात से ही हैं, और वारिस नाम है उनका, और उन्होंने इस वेब सीरीज़ को स्टेज ऐप के लिए वहाँ पे रिलीज़ किया, बनाया। तो यही होता है कि देखो हमारी लाइन में क्या होता है कि ऐसे विषय को चुनो जो कि सार्थक और समाज को उस सच्चाई के नज़दीक लेकर जाए। तो मेवात साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता है और फ्रॉड के नाम पे जाना जाता है, तो उसी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है। और उसका एक दूसरा पक्ष भी है, जो लड़का वारिस मुस्लिम लड़का है और वहाँ के मुस्लिम एक्टर बहुत प्यारे लोग, बहुत अच्छा अभिनय, बहुत अच्छी टीम बनी, लेकिन वहाँ पे एक बहुतायत जिसको बोलें, या फिर बहुत सारे ऐसे निकम्मे नकारा लोग कहूँगा जिनको, जो इस अच्छे कामों को छोड़कर जितने भी काम बचते हैं उनको सिरे चढ़ाते हैं, और उस वजह से जो अच्छे लोग हैं मेवात के, उनके ऊपर भी कलंक लगता है। तो मैंने तो बड़ा आग्रह किया, और मेरा तो ये मानना है कि जो अच्छे लोग हैं उनको, वो जो फ्रॉड करते हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, उनको बिठाकर उनको पीटना चाहिए पहले तो, कि उनकी वजह से पूरा मेवात बदनाम हो रहा है ना। सरकारों और हम जैसे बाहरी लोगों को तो बाद में जाना चाहिए कि चाहे वो परसेंटेज 1 हो, चाहे 99 हो, चाहे 100 हो, वो जितनी भी है, तो उनकी वजह से अगर कलंक लग रहा है तो दायित्व तो बनता है वहीं के लोगों का कि वो उनको बताओ, समझाओ, और वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेज दो, भी जो भी अपनाना अपना कर उनको सुधारो। उनकी वजह से देखो आज कितना बड़ा हर एक मुस्लिम आज शक के दायरे में है। तो मुझे लगता है कि, और फिल्मकार का तो देखो यही होता है कि वो ऐसे विषय को चुनते हैं जिसको, जो आज तक देखा ना गया। तो मेवात में आज तक ऐसी कोई मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये बात है कि कुछ शरारती तत्व और जो खाली दिमाग शैतान का, ऐसे लोग पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, लेकिन जो ऐसे अच्छे लोग हैं, क्या ऐसे अच्छे लोग, वारिस भाई जैसे ऐसे अच्छे लोग नू हिंसा का विरोध भी करते हैं क्या? ऐसा आपको प्रतीत हुआ? वो कम है, पता नहीं पिछले दिनों ऐसा क्यों हुआ कि फिर जिनकी वजह से सारा कांड हुआ उनको गलत कहने वाला कोई है ही नहीं मेवात में। वो पता नहीं क्यों चुप्पी खींच जाते हैं, जबकि मुझे लगता है जैसे अपने गांव में चोरी हो जाती है, वो पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है जब पुलिस आती है तो सब लोग मिलजुल के कहते हैं ये चोर था भाई, इसको दंड दिया जाए। वहाँ उल्टा होता है, वो छुपाते हैं। तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, आपको एकदम से जो दोषी लोग उनको फ्रंट पर लेकर जाओ। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा रियो भाई, क्या आपकी जो मेवात सीरीज है उसका विस्तार करने का एक अच्छा अवसर नहीं है? देखो मेरा व्यक्तिगत ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि ऐसा कोई मेरी सीरीज से, हमारी सीरीज से ऐसा कोई बाउंडर मचे, लेकिन सच्चाई है, सच्चाई तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और ये हमने 1 साल पहले बनाई थी, अभी शायद पार्ट 2 बन सकती है, स्टेज ऐप के साथ हमारी मीटिंग होनी है। तो बिल्कुल आपने जो पूछा ना कि आज तक वहाँ पे फिल्में नहीं बनी, बहुत कम ना के बराबर, तो वह अनछुए बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं। तो हाँ, जब ये बनाई तो मेरे को भी धमकी आई कि भाई तुम लोग हमारी इमेज ख़राब कर रहे हो, तुम लोग मतलब ऐसी हमारी चीज़ें क्यों बना रहे हो। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे गलत तो बना नहीं रहे, आंकड़े हैं, न्यूज़पेपर है, न्यूज़ है, और आप ही के लोग, तो सारी चीज़ें हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ हरिओम भाई कि ये संयोग नहीं मानेंगे लोग, क्योंकि मेवात पहले से बड़ा शांत था। आपकी फिल्म के आने के बाद ये एक बोलते ना उद्वेग उत्पन्न होना, और जैसे कि वो फिल्म मेवात फिल्म से जो उनकी वही वाली बात है कि लोगों ने धमकियाँ भी दी। तो खैर हम बात करते हैं फौजा फिल्म की। फौजा फिल्म से बहुत मैंने देखा कि आपके उस फिल्म के बहुत टीजर बड़े पसंद किए गए। फौजा के बारे में बताने का। जी, मतलब हर एक एक्टर के कुछ विशेष प्रोजेक्ट होते हैं उनकी लाइफ में, उसमें से एक मेरा फौजा फिल्म रही है, और वो पिछले दिनों थिएटर में काफ़ी लंबे समय तक चली है, और एक वो फौजी की लाइफ के ऊपर आधारित थी। लोगों ने बड़ा प्यार दिया, और मैं सौभाग्य था कि मैं फौजा टीम का हिस्सा रहा, उसमें एक्टर रहा और क्रिएटिव डायरेक्टर रहा। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि मैं उसमें विलन था, मेरे को गुंडा बनाया गया उसमें। जो हीरो और हीरो की फैमिली थी उसको मैं पूरी फिल्म में परेशान करता हूँ, तो ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन एक्टर के लिए मुझे लगता है अपने साथ आपके साथ ही हमारे मित्र
आरपी शर्मा आरपी भाई, हाँ, क्योंकि जी, वो खुद भी अभिनेता है, वो आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। तो बधाई आपको कि आप ऐसे टॉपिक ले रहे हो। देखिए, समाज में क्रांति लाई जा सकती है, समाज को एक दिशा दी जा सकती है कि क्या गलत है और क्या सही है। एक बात मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आज का यूथ जो है वो सारा सोशल मीडिया पे बहुत हावी है, वेब सीरीज़ बहुत देखता है। तो वेब सीरीज़ में आजकल, क्योंकि मैंने एक देखी थी, उसके बाद मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई वेब सीरीज़ देखने की। कारण ये है कि उसमें जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्या ये आवश्यक है कि उस भाषा का प्रयोग किया जाए, गाली गलौज का प्रयोग किया जाए? क्योंकि हमें अपना गुस्सा दिखाने का तो कई तरीके हैं, बॉडी लैंग्वेज है, कुछ मतलब अगर कोई डांट के चुप भी कर बोल दे तो भी एक कम्युनिकेट होता है कि आप उससे गुस्सा हो। गाली गलौज आजकल ज़्यादा हो गई है, तो ऐसा क्यों है? क्या बहुत जरूरी है क्या? मुझे तो सार्थक बातचीत आरपी भाई आपने की है। और अब हरियाणवी सिनेमा में हम लोग लगे हुए हैं हर दिन। मेरी अभी भी एक 25 तारीख को स्टेज पे वेब सीरीज आ रही है, ऊपरी हवा, आप लोग देखना। लेकिन जैसे आपको दारू की लत दिलवाता ना, एक सर्कल होता है जो ये सब धूम्रपान करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज थोड़ा सा पैक दे दिया, कल थोड़ा सा उसकी मात्रा बढ़ाएंगे, उसकी लत डाल देते हैं। तो ये जो वेब सीरीज खासकर उन लोगों ने ना धीरे धीरे शुरुआत की, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गालियाँ दी, थोड़ी थोड़ी नग्नता दिखानी शुरू की और उसकी मात्रा बढ़ाते गए। अब हमारे बच्चे, हमारे भी बच्चे, हमारे यार दोस्त और छोटी एज के जो छोटे भाई बहन हैं, उनको उस चीज़ की लत पड़ गई और ये बहुत ही बुरा दौर में जाने वाले हम लोग सिनेमा की वजह से। तो मुझे लगता है जो बुद्धिजीवी जितने भी लोग, उनका दायित्व तो बनता है कि इस चीज़ को रोका जाए। रोका ना जाए तो क्या करना चाहिए? वो कहते हैं कि लकीर खिंची हुई है, उसको मिटा नहीं सकते, लेकिन क्या करें, तो उसके साथ में बड़ी लकीर। तो हमारा दायित्व तो बनता है फिल्म मेकर के नाते कि हमें अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए। अब मैं हरियाणा की बात करूँ, आप ही की बात में, हरियाणा को बॉलीवुड में बहुत ही नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है। हमारे पुलिस वालों को करप्टेड दिखा, हरियाणा के भाई कित का है नो यूं दिखाते वो करप्टेड है, वो पैसे खींचता है, हरियाणा का कैरेक्टर विलन ही होगा, हरियाणा की माँ अपनी बेटियों को मारती है, ऐसा नहीं है। तो वो बना दिया बॉलीवुड ने। एक बार मैं बोलता हूँ मुंबई में, हमें हरियाणा से, अरे यार तुम्हारे तो लड़कियों को उठा लेते हैं। नहीं उठाते भाई, हमारे यहाँ कोई नहीं लड़कियों को उठाता। मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी भी है, कोई नहीं उठाता ऐसे। तो धीरे धीरे ना ऐसा क्या बोलते हैं, विमर्श नैरेटिव खड़ा कर देते। तो ऐसे तो ये बड़ा डरावना दौर होता। तो उसमें आप ना बस इस तरीके की बातें ना करके ग्राउंड पे उतरे और अच्छा काम करें। हरिओम भाई, अभी हाल ही में आपने एक फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था शायद रोहतक में, हिसार। तो आप, जैसे हम हरियाणा में फिल्मों की बात करते हैं, तो आप हरियाणवी फिल्में पर आप क्या भविष्य देखते हैं? आपकी इसमें क्या भूमिका रहने वाली है? वो जो फेस्टिवल था हिसार में, भारतीय चित्र साधना का, जो राष्ट्रीय सत्र पे फेस्टिवल करती है हर 2 साल में, तो इस बार उन्होंने छोटा हर स्टेट का हिसार में किया। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे उसमें मेन उस टीम में रखा गया कि फ्रंट पे आप रहोगे। तो हमने फिल्में मंगवाई और वही है कि हमने आह्वान किया कि साफ़ सुथरी अच्छी फिल्में हो, तो बहुत मात्रा में हमारे पास फिल्में आई और शॉर्ट फिल्में आई। तो अभी उसका बड़ा आयोजन होने वाला है पंचकुला में। आपको निमंत्रण आएगा फरवरी में, हाँ, भारतीय चित्र साधना का। तो हमारा मेन मोटिव है कि अच्छी भारतीयता को दिखाने वाली, दर्शाने वाली फिल्में आप हमें भेजें। पिछली बार ये फेस्टिवल भोपाल में हुआ था, जिसकी फिल्मों की संख्या 1000+ थी। तो हमें लगता है इस बार शायद मेरे ख्याल से इफ्फी के समकक्ष जाके खड़ा हो गया। बहुत बड़ी बात, और क्वालिटी वाइज भी। और साथ ही में हरियाणा में एक ऐप आई है, स्टेज ऐप, जिसने इतना कंटेंट बनवा दिया साहब कि हर डिस्ट्रिक्ट में फिल्में, वेब सीरीज बन रही है बहुत आयता के साथ। उन्हीं को देखते हुए, जो हरियाणा में पैसा बहुत है हमारे यहाँ, और जैसे गुड़गांव है, रोहतक है, भरे पड़े हैं, और हमारे जाट भाई तो इतने पैसा है पूछो मत। तो उनको स्टेज ऐप पर कंटेंट बनने लगा, लोगों ने प्यार देना शुरू किया, तो उन लोगों ने इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स आए। अच्छा, क्या ऐसा लगता है कि जैसे अब वेब सीरीज बनने लगी है, अब तो मेरे ख्याल से OTT एंट्रीज भी आनी शुरू हुई हैं, वो शायद इफ्फी में भी आएंगी और चित्र भारती में भी। इसके लिए भी एक अलग सेक्शन बनाया जाएगा? नहीं बन रहा है तो बनना चाहिए। देखो, क्योंकि मुझे लगा फिल्मों से ज्यादा वेब सीरीज बनने लग रही है, तो इसके ऊपर तो बिल्कुल अभी मैं एक है ना, क्योंकि ध्यान आ रहा है कि मैं देखता हूँ नजर बट्टू बड़ा चल रहा है। वो उसमें बहुत शानदार कॉमेडी भी है और मोटिवेशनल चीज़ें भी हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप भी कोई ऐसी नई वेब सीरीज लेके आ रहे हो? देखो, हमारा तो
विषय चुनते हैं। जैसे पुलिस वालों पे हमने काम किया, अभी मेरी 2 सीरीज़ आनी है जिसमें मैं पुलिस मेन किरदार में हूँ। तो विषय देखो ऐसा जो समाज को एक दिशा और दशा दे वैसा ही काम करना चाहिए। तो अगर ऐसा हमें लगा टॉपिक तो बिल्कुल उसको रातों रात शुरू कर दिया जाएगा। अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अपना बैड बॉयज़ भिवानी। तो हाँ, अभी 19 तारीख से उसका शूट शुरू है। तो आप लोग आइएगा सेट के ऊपर। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में ये थे हरिओम कौशिक जी। और हरिओम कौशिक जी के बाद जो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है इस शो के लिए, मैं उसको एक अचीवमेंट कहूँगा कि हमारे शो के साथ जहाँ फिल्मकार और कलाकार, कविता के पारखी, कवि, साहित्यकार हमारे बीच में सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, समाजशास्त्र के आप प्रोफेसर हैं, आपका विषय समाजशास्त्र है और आप अनेक साहित्यकारों के आप प्रेरणा स्रोत हैं। आप हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आज आपने देश भर से पधारे दूरस्थ क्षेत्रों से, सुदूर क्षेत्रों से हमारे बीच में कवि लोग पधारे। आपने, हरिओम कौशिक जी ने, डॉक्टर कीर्ति काले जी ने, आरती शर्मा जी ने, राकेश सोनी जी ने, आप सब लोग ने संयुक्त रूप से नव गीतकार, नवांकुरों सबको आपने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी बहुत आभारी है। मैं प्रोफेसर संजीव शर्मा जी से आग्रह करूंगा, आप नए बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। संजीव शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं अपने मित्र श्री प्रवीण आर्य जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सबके बीच में आने के लिए, और इस बात के लिए बधाई देता हूं कि 18-19 वर्ष तक एक ही कार्यक्रम को चलाया जाना, निरंतर निर्बाध, और उसमें लोगों की रुचि बनाए रखना, वैविध्य भी बनाना और विषयों में भी एक विविधता लाना, ये सब संभव किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ये भी देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि देश के विभिन्न भागों से नए रचनाकार इस कार्यक्रम से संबद्ध हो रहे हैं निरंतर, और उसमें स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हर आयु वर्ग के हैं। ये विविधता बनाए रखते हैं आप। भारत की विविधता है, ये भारत की पहचान भी है, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। भारत की संस्कृति, सभ्यता संसार में सबसे पुरानी है और हमने संसार में सबसे पहली कविता गाई है। ऋग्वेद ऋषियों की कविताएं हैं जो उन्होंने प्रकृति की प्रार्थना में लिखी हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने तो क्रौंच वध से पीड़ित होकर, दुखी होकर ये कविता लिख दी और आदि कवि हो गए। और आज देखिए, इतने वर्षों बाद भी हमारा सामाजिक जीवन बिना कविता के नहीं है। कोई विज्ञापन बिना कविता के नहीं है, कोई हमारे त्योहार बिना गीत कविता के नहीं हैं। हमारे सुख दुख के सभी अवसरों पर हम कविता गाते हैं। तो वेद का ऋषि कहता है, कविर मनीषी परिभू स्वयंभू। कवि मनीषी होता है, परिभू संसार भर के को देखता है, और स्वयंभू होता है, स्वयं अपने आप में व्यक्तित्व है, स्वतंत्र है। तो ऐसे कवियों से भी आपने आज मेरा परिचय कराया, बहुत सारे लोगों को सुनने को मिला, और बहुत सारे ऐसे नए कवि जो लिख रहे हैं उनको जानने को मिला। मैं एक बार पुनः प्रवीण जी का आभारी हूँ। और एक बात कहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ इसलिए विशेष रूप से कि कई बार हम शिक्षा के क्षेत्रों में साहित्यिक गतिविधियों को शिक्षणेतर गतिविधि कहने लगते हैं। बिल्कुल। एक्स्ट्रा करिकुलर। एक्स्ट्रा करिकुलर का मतलब है शिक्षण से अतिरिक्त। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक अच्छा काम किया है कि अब एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कहते हम उसे भी शिक्षण का ही माध्यम और अंग मानते हैं। इसलिए, और जो अभी हरिओम जी ने कहा, भारतीय चित्र साधना की ओर से जो काम हो रहा है, ये भी भारत के संस्कार को आधुनिकता के साथ जोड़ने का काम है। इसलिए तकनीक, प्रौद्योगिकी हमारी सहायता करे, लेकिन संसार के सबसे पुराने देश और सबसे पुरानी संस्कृति के भावों को जीवित भी रख सके। वेद कहता है, सा संस्कृतिर विश्वा प्रथमवारा।
वह विश्व की पहली संस्कृति है। तो हम विश्व की पहली संस्कृति आज विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति बनने की ओर जा रहे हैं। हम विश्व गुरु रहे हैं, अब पुनः विश्व गुरु बनने की ओर प्रयास कर रहे हैं। तो सभी क्षेत्रों में हमारे लोग प्रगति करें, श्रेष्ठ भारत, समर्थ भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत बने, इसी प्रार्थना, इसी कामना के साथ पुनः एक बार सतमोला कवियों की चौपाल के इस कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और भाई प्रवीण आर्या जी को इस बात के लिए धन्यवाद, साधुवाद देता हूं कि मुझे इस सबसे जोड़ने का अवसर प्रदान किया। क्या बात। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर संजीव शर्मा जी। आप पूर्व में कुलपति आप रहे हैं महात्मा गांधी विश्वविद्यालय मोतीहार के, और अनेक साहित्यकार आपकी प्रेरणा से पल्लवित हुए हैं। और मैं प्रभु से कामना करता हूं कि सतमोला कवियों की चौपाल और साहित्यकारों को, कवियों को आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। अब समय हो गया है सतमोला कवियों की चौपाल में एक अल्प विराम का। अल्प विराम के बाद मिलते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में प्रशांत अवस्थी, प्रबल पोतदार और हेमंत शर्मा के साथ। मिलते हैं एक अल्प विराम के बाद। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत जगदीश शर्मा है और आप देख रहे हैं सतमोला कवियों की चौपाल। तो जैसा कि अब तक आप सुन रहे थे बड़े बड़े कवियों को, अभी हमारे बीच आए हुए हैं सुप्रसिद्ध कवि आए हुए हैं, उनको आप सुनिएगा। तो इस सतमोला कवियों की चौपाल में सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया, मेरा नाम हेमंत जगदीश शर्मा है। तो कुछ लाइनों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ मेरे परिचय को कि उजड़े को जो बहार बना दे, उजड़े को जो बहार बना दे उसे बसंत कहते हैं। दूसरों के लिए जो खुद को मिटा दे उसे संत कहते हैं, और जो पत्थर को भी पिघला दे उसे हेमंत कहते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हमारे बीच देश और विदेश के कई कवि उपस्थित हैं जो कि देश और विदेश में अपना झंडा, अपना परचम लहरा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा भिंड से समकित जैन जी। समकित जैन जी, आपका स्वागत है। समकित जैन जी बहुत अच्छे कवि हैं। समकित जैन जी, मैं चूँकि अभी श्रेयस जी ने राम पर अपनी रचना खत्म की जी, मैं अपनी रचना का प्रारंभ रामचंद्र जी के नाम से ही करना चाहूँगा। और हमारे जो पार सरहदों के जो दुश्मन हैं, उन दुश्मनों को बताना चाहूँगा कि हमारे सीमा के जवान जो सुरक्षा कर रहे हैं उनकी ताकत क्या है। क्या बात है, स्वागत। राम के भगत हनुमत के उपासक हमको तो सूरज फल रूप दिखता है। राम के भगत हनुमत के उपासक हमको तो सूरज फल रूप दिखता है। और आसपास की सारी वस्तु को तुम देखो, हमको तो नेत्र बस पक्षी का दिखता है। और नाग यज्ञ साविधान रच डाले पल भर में। ये एयर स्ट्राइक आपको याद दिलाएगा कि नाग यज्ञ साविधान रच डाले पल भर में। जन्म जे जैसा यहाँ हर एक योद्धा है, ऐसे वीरों की खान भरी पड़ी है भारत में। दुश्मन कोई कहाँ तक टिक सकता है। अब सुनिएगा कि वो जो ये जवान हैं क्या करते हैं, इनके प्रयास कैसे होता है और कैसे ये रणभूमि में, सम्रांगण में किस तरीके से पारंगत हो जाते हैं, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। कि ललकारते हैं अंबर को हिमालय के जो प्रांगण से, ललकारते हैं अंबर को हिमालय के जो प्रांगण से। क्रीड़ांगन सा सारा सम्रांगण दिखता है। और रेत निहारते हैं प्रभाकर को जो रेत के आंगन से, निहारते हैं प्रभाकर को जो रेत के आंगन से। फिर आग का गोला कहाँ उनको जला सकता है। और इस लाइन पे आप तवज्जो दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पूरा अपना तन मन लगा के ये लाइन लिखी है। कि धाड़ सुन जिनकी स्वयं सिंह झुंड डरता हो,
दहाड़ सुन जिनकी स्वयं सिंह झुंड डरता हो, काल भी समक्ष जिनके राम नाम बजता है। ऐसे वीरों की खान भरी पड़ी है भारत में, दुश्मन कोई कहां तक टिक सकता है। वाह वाह। लेकिन भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ युद्ध की भी बात होती है तो बुद्ध की भी बात होती है। बिल्कुल। हमारे लिए सबसे पहले अहिंसा परमो धर्म है। फिर अगर धर्म पे कोई आँच आए तो हिंसा को हम अपनाते हैं, यहाँ देश पे कोई आँच आए तो हम हिंसा को अपनाते हैं। तो मैं उस भारत की इस छवि को आपके समक्ष अपने चार लाइनों के माध्यम से आपके समक्ष रखता हूँ कि शांति के दूत हम बन के रहे हैं सदा, पहले किसी को कभी हमने ना छेड़ा है। कि शांति के दूत हम बन के रहे हैं सदा, पहले किसी को कभी हमने ना छेड़ा है। इसमें भी यदि कोई विघ्न बाधा डाले तो साक्ष्य इतिहास है उसे भी ना छोड़ा है। इसमें भी यदि कोई विघ्न बाधा डाले तो साक्ष्य इतिहास है उसे भी ना छोड़ा है। बहुत अच्छे। और आप देखिएगा कि जब जब हमारा किसी भी दुश्मन से युद्ध हुआ, गिनती में हम कम थे, लेकिन हर बार हम उन पे भारी पड़े। एक 62 का हम अगर साइड कर दें तो चाहे वो 71 का युद्ध हो या 99 का कारगिल का युद्ध हो या पाकिस्तान से जब कभी हमारी झड़प हो, हर बार हम उन पे गिनती में हमारे जवान कम रहे, लेकिन हम हर बार उन पे ताकत में बलवान रहे। तब मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि शांति के दूत हम बनने के रहे हैं सदा, पहले किसी को कभी हमने न छेड़ा है। इसमें भी यदि कोई विघ्न बाधा डाले तो साक्ष्य इतिहास है उसे भी ना छोड़ा है। और बाजों की फौज से लड़ा दे एक चिड़िया को, बाजों की फौज से लड़ा दे एक चिड़िया को, साहस गुरु गोविंद सा हर तिरंगा धरता है। ऐसे वीरों की खान भरी पड़ी है भारत में, दुश्मन कोई कहां तक टिक सकता है। बहुत बहुत संकेत जैन जी ने एक हमारे अंदर वीर रस भर दिया, जो वीरों की कहानी सुना के, वीरों की गाथा सुना के एक वीर रस हमारे अंदर पैदा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद संकेत जी इस रंग को और अच्छा करने के लिए और चार चांद लगाने के लिए इस कार्यक्रम में। जैसे मुझे एक लाइन याद आ गई, एक वाजपेयी जी की लाइन थी कि हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, तो वो आपने एक द्वारा से जीवित कर दिया उस लाइन को कि हमें नई एक रार ठाननी है जो है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। अब हमारे बीच आ रहे हैं जो आरजे, खुद आरजे हैं, उनका नाम है लक्ष्य। तो उनकी जो लक्ष्य रहता है, कविताओं पे लक्ष्य रहता है। तो लक्ष्य जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस मंच का। तो मैं ज़्यादा समय ना गंवाते हुए तुरंत अपनी रचना पर आ रहा हूँ। स्वागत है। फासला है जो दरमियाँ यूं ही घटता चला जाए, क्या बात। ये सारा दर्द का कोहरा दूर हटता चला जाए। इससे और ज्यादा मैं खुदाया क्या ही मांगूंगा, तेरे कांधे पे सिर रख के वक्त कटता चला जाए। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। और इसके आगे एक बेसिकली मैं मानता हूँ एक लिंग विहीन संरचना को मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं उससे कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि नहीं तुझसे शिकायत है, तू तो दिल की हसरत है। नहीं तुझसे शिकायत है, तू तो दिल की हसरत है। एक तरफा सही लेकिन तू मेरी ही मोहब्बत। क्या बात है, क्या बात है। एक तरफा सही लेकिन तू मेरी ही मोहब्बत है। तेरी यादों से दहशत है, तेरी कैसी ये फितरत है। यार कुछ भी कहूँ लेकिन अब भी तुझसे मोहब्बत है। क्या बात, वाह वाह वाह। और एक तरफा प्यार में क्या होता है कि हम जिसको कर रहे हैं वो किसी और में इंटरेस्टेड है, लेकिन हमारी माँ हमेशा हम में इंटरेस्टेड होती है। तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे। तुझे उससे मोहब्बत है, मुझे तुझसे मोहब्बत है। तुझे उससे मोहब्बत है, मुझे तुझसे मोहब्बत है। मेरी माँ भी तो पागल है जिसे मुझसे मोहब्बत। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। और इसके आगे मैं एक छोटी सी एक लाइन है कविता मुझ तक स्टार्ट करता हूँ। तो उसका शीर्षक है कि ख्वाहिशें आज भी आसमां की, मैंने होठों को बस
सी लिया है, मेरी खामोशियाँ खुद गवाह है, मैंने कैसे ये क्या पी लिया, क्या बात है, क्या बात है। मैंने कैसे ये क्या पी लिया है। कुछ शिकायत नहीं है खुदा से, उसने नियति में जो लिख दिया है, हर हाल में खुश। कुछ शिकायत नहीं है खुदा से, उसने नियति में जो लिख दिया है, मैं तो पहले था जैसा वही हूँ, हंस के सारा जहर पी लिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और एक लास्ट की 2 लाइनें हैं, खत्म करते हैं। रास्तों की भी परवाह नहीं है, मैंने खुद को सफर कर लिया है, हाँ पहुँचना मुझे चांद पर ही, यार मैंने ये तय कर लिया। क्या बात, बहुत बढ़िया। और एक मेरे दिल के सबसे करीब है जो लाइन, बांध कर पैर को बेड़ियों से, कैसे अंगार पर वो चला है, बांध कर पैर को बेड़ियों से, कैसे अंगार पर वो चला है, अब अंदाजा लगाना है मुश्किल, लक्ष्य कितना कहाँ से जला है। क्या बात है, क्या बात है। लक्ष्य कितना कहाँ से जला है। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्य जी। आपने बताया कि आप चांद पे पहुंचना चाहते हैं और हमारी शुभकामना है कि आप चांद पर जरूर पहुंचें। हमारी शुभकामना आपकी हमेशा हमेशा साथ रहेंगी। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। अब हमारे बीच आ रहे हैं इस कार्यक्रम को और रंग देने के लिए, हमारे बीच आ रहे हैं दिल्ली के कवि हैं सुयश कुमार द्विवेदी। सुयश कुमार द्विवेदी के लिए तालियां हो जाएं। सुयश कुमार द्विवेदी जी, आपका स्वागत है, जो कि भक्ति और देशभक्ति और भक्ति दोनों पर ही रचना सुनाएंगे। स्वागत है द्विवेदी जी आपका। बहुत आभार आपका। सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, सभी साथी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज जैसा कि पूरे देश में इस समय अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसी को लेकर मेरा एक गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। मुझे विश्वास है कि यह गीत आपको पसंद आएगा। स्वागत है। 75 पूरे वर्ष हुए भारत की आजादी के, अमृत महोत्सव आओ मनाएं पूरे देश में खुशहाली से। हर घर में तिरंगा फहराएं, आओ हम जश्न ये मनाएं, अमृत उत्सव ये आया है, पूरी दुनिया से ये बतलाएं। पूरी दुनिया से भारत ये कह रहा है, पूरी दुनिया से भारत ये कह रहा है, हर घर में तिरंगा लहर रहा है, हर घर में तिरंगा लहर रहा है, पूरी दुनिया से भारत ये कह रहा है, हर घर में तिरंगा लहर रहा है, अमृत उत्सव का जश्न ये चल रहा है, हर घर में तिरंगा लहर रहा है। बड़ी मुश्किल से आजादी पाई अंग्रेजों से हमने, गांधी सुभाष आजाद भगत थे निकले उनसे लड़ने, जाने कितने ही शहीद हुए आजादी की आहुति में, वह देश पुत्र तो अमर हो गए हैं हमारे स्तुति में, जंजीरें तोड़ी गुलामी की आजादी हमको दिलाई, उनकी ही शहादत ने ये दिन हमको दिखलाई, ये दिन हमको दिखलाई, आंदोलन आजादी का ये प्रबल रहा है, हर घर में तिरंगा लहर रहा है, हर घर में तिरंगा लहर रहा है। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। और एक गीत है मेरे जो प्रभु श्री राम को समर्पित मेरा एक गीत है। स्वागत है। तो उसको मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना स्वागत है।
धर्म ध्वज लेकर चले आदर्श कहलाए, विपदा में भी धैर्य रखना जो है सिखलाए, शत्रु से भी विनय कर सही मार्ग बतलाए, संहार करने दुष्टों का जो पृथ्वी पे आए, जो नाम लेकर मनुष्य है बस मोक्ष को पाए, वह राम ही है हर समय मेरा मन जो है गाए, राम 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 राम, जो पिता के वचन की है लाज रख पाए, क्षमाशील इतने माँ के देख मुस्काए, स्नेही इतने शबरी झूठे बेर जो खाए, पावन है इतने नाम से पत्थर भी तैर जाए, जिसकी मर्यादा की दुनिया कसमें है खाए, वह राम ही है हर समय मेरा मन जो है गाए, राम 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 राम, जिसके पाँव के छुअन से शिला तर जाए, शिव धनुष पे चढ़ा प्रत्यंचा जो सिया लाए, जो जनक के माथे की चिंता दूर कर पाए, क्रोध शांत कर जो परशुराम समझाए, प्रभु राम ही थे माँ सिया के मन को जो भाए, प्रभु राम ही है हर समय मेरा मन जो है गाए, राम 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 राम। बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आपने भक्ति, देशभक्ति और भक्ति में हमें डुबो दिया, दर्शकों को डुबो दिया। तो जैसा कि बताया सुरेश जी ने किस तरह से राम किस तरह से पूज्य हैं, जैसे जो हर कण में रमा है वो राम है। सुरेश जी ने बताया कि जो हर कण में रमा है वो राम है, तो हमें कैसे राम को पूजना है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे देशभक्ति करनी है, वो सुरेश जी ने बताया। तो इसके बाद मैं इस मंच को और नया रूप रंग देने के लिए हमारे बीच आई हुई हैं झांसी से उमा शर्मा उमंग जी, उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी कविताओं से और हमें भाव विभोर करें। उमा जी, स्वागत है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कवियों की सतमोला कवियों की चौपाल में। मैं आपके समक्ष एक मुक्तक रख रही हूँ, उसके बाद फिर एक गीत सुनाऊंगी, सुनिएगा। व्यथित हृदय की वेदना संवेदना का मोल भला क्या दोगे तुम, व्यथित हृदय की वेदना संवेदना का मोल भला क्या दोगे तुम, नेह बिन तड़पी सदा से रही जग में प्रेम भला क्या दोगे तुम, प्रेम क्या समझोगे, प्रेम क्या समझोगे, तुम तो शून्य हो, प्रेम क्या समझोगे, तुम तो शून्य हो, शून्य रहोगे पाषाण हृदय से। क्या बात है। मौन ही बस मौन की, मौन ही बस मौन की अभिव्यक्ति को इतना ही जानोगे तुम, मौन ही बस मौन की अभिव्यक्ति को इतना ही जानोगे तुम। अगला है जी जी, स्वागत। ऐसे ही तो रह कर तिल तिल सह कर
ऐसे ही तो रह कर तिल तिल सह कर पग पग पर समझौती वह कर रही। ये नारी जीवन है। नारी जीवन हर तरह से अपने आप को ढाल करके अपने परिवार को सुशोभित करती रहती है, उसके साथ समझौते करती है और संवारती रहती है कैसे भी हालात होते हैं। तो ऐसे ही तो रह कर तिल तिल सह कर पग पग पर समझौते वह कर रही। पाया जन्म नारी का विधि के विधान का, पाया जन्म नारी का विधि के विधान का, खुद को समर्पित कर मूल्य वह भर रही। जीना दुश्वार हो, जीना दुश्वार हो, प्रेम मनोहार हो, कभी न तकरार हो, बस ऐसा ही वह सोचती। यही संसार है मेरा परिवार है, यही संसार है मेरा परिवार है। हर नीति से स्वयं घर को संभाल रही, हर नीति से स्वयं घर को संभाल रही। अब मैं आपके समक्ष एक गीत रख रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। मुझे प्रीत है प्रभु से, मुझे प्रीत है प्रभु से, हर क्षण उन्हीं को जाना, अपना नहीं है कुछ भी, खुद का नहीं ठिकाना। मुझे प्रीत है प्रभु से, हर क्षण उन्हीं को जाना, अपना नहीं है कुछ भी, खुद का नहीं ठिकाना। है 4 दिन सफर के उसको बनाए स्वर्णिम, क्या खोया क्या था पाया, इसका हिसाब नागिन। है 4 दिन सफर के उसको बनाए स्वर्णिम, क्या खोया था क्या पाया, इसका हिसाब नागिन। अच्छा बुरा सभी कुछ है साथ तेरे जाना, अपना नहीं है कुछ भी, खुद का नहीं ठिकाना। मुझे प्रीत है प्रभु से, ये आपदाएं आती कर्मों का है जखीरा, कर ले सुधार इनमें, क्या तेरा क्या है मेरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये आपदाएं आती कर्मों का है जखीरा, कर ले सुधार इनमें, क्या तेरा क्या है मेरा। मिल जाए जो नियामत घर स्वर्ग से सुहाना, अपना नहीं है कुछ भी, खुद का नहीं ठिकाना। मुझे प्रीत है प्रभु से, हम जी रहे हैं सुख से, ये उसकी ही दया है, वरना थे किसके काबिल, हम जानते ही क्या है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सत्कर्मों से बनाए, सत्कर्मों से बनाए, जीवन का ताना बाना, अपना नहीं है कुछ भी, खुद का नहीं ठिकाना। मुझे प्रीत है प्रभु से। अंतिम है जी जी। आए थे हाथ खाली, जी जी। जाएंगे हाथ खाली, फिर क्यों कलुष भरे मन, जियो जिंदगी खुशहाली। क्या बात। आए थे हाथ
खाली, जाएंगे हाथ खाली, फिर क्यों कलुष भरे मन, जियो जिंदगी खुशहाली, क्यों मोह माया घेरे, क्यों मोह माया घेरे, कुछ भी न संग जाना, रह जाएगा यही सब, यह सत्य सबने जाना, मुझे प्रीत है प्रभु से, हर क्षण उन्हीं को जाना, अपना नहीं है कुछ भी, खुद का नहीं ठिकाना, मुझे प्रीत है प्रभु से। बहुत अच्छे, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी। आपने एक, आपका नाम तो उमा ही है वैसे भी, और आप भक्ति रस आपने दे दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत भाव विभोर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके बीच में ला रहा हूँ, एक प्यार के कवि हैं निर्दोष जैन लक्ष्य। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कौवा सब तन खाइयो, नोच नोच के मांस, बस दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। तो आ रहे हैं निर्दोष जैन लक्ष्य जी। हर हाल में मुस्कुराना जानते हैं जी, हर हाल में मुस्कुराना जानते हैं हम, गम कितना भी हो गुनगुनाना जानते हैं हम, शेर हैं शेर, मौत से भी पंजा लड़ना जानते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे। आप हमें देख कर मुस्कुराइए, जी आप हमें देख कर मुस्कुराइए, प्यार का कवि हूँ बस प्यार चाहिए, अरे वाह, प्यार का कवि हूँ बस प्यार चाहिए, एकता हमें बेमिसाल चाहिए, एकता हमें बेमिसाल चाहिए, न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, हंसता हुआ ये अपना हिंदुस्तान चाहिए, हंसता हुआ ये अपना हिंदुस्तान चाहिए। आइए एक छोटी सी कविता आपको। हम सदाई नारी का, हम सदाई नारी का सम्मान करते हैं, नारी के हर रूप का गुणगान करते हैं। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे। जगत जननी नारी को प्रणाम करते हैं, जी जी, सृष्टि के आधार पर गुमान करते हैं, हम सदा ही नारी का सम्मान करते हैं, हमारा रूप महान इससे बड़ा न जग में कोई, मारूप महान इससे बड़ा न जग में कोई, क्या कि जीवन का आधार है माँ, अपना तो संसार है माँ, कि माँ के आंचल की छांव पर गुमान करते हैं, माँ के आंचल की छांव पर गुमान करते हैं, ईश्वर के इस रूप का गुणगान करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माँ के बाद बहन हमारी सबसे प्यारी होती है, सबसे प्यारी होती है जी, सबसे न्यारी होती है, बहुत अच्छे। बचपन से बुढ़ापे तक हितैषी हमारी होती है, क्या बात, कि उसकी राखी का सदा इंतजार करते हैं, उसकी राखी का सदा इंतजार करते हैं, हम सदा ही नारी का सम्मान करते हैं, गृह लक्ष्मी जीवन साथी बीबी हमारी प्यारी, गृह लक्ष्मी जीवन साथी बीबी हमारी प्यारी, अरे उसके बिन नहीं चलती ये दो पहियों की गाड़ी, अरे वाह, अरे वाह। उसकी ही महिमा है यारो ये सारी दुनिया, उसका ही गुणगान हम दिन रात करते हैं, उसका ही गुणगान हम दिन रात करते हैं, अब तो बिटिया की बारी सबसे हमको प्यारी, कि माँ बाप को सबसे ज्यादा प्यार करती है,
माँ बाप को सबसे, हमारी जो बिटिया है उससे ज्यादा कोई किसी को प्यार नहीं, चाहे बेटा भी नहीं। कि अब तो बिटिया की बारी, अब तो बिटिया की बारी, हमको सबसे है प्यारी। कि ईश्वर के इस वरदान का गुणगान करते हैं। कि चलो लक्ष्य हम आज यही, चलो लक्ष्य हम आज यही काम करते हैं। क्या कि माँ बहन बीबी संग होटल चलते हैं। माँ बहन बीबी संग होटल चलते हैं। हम सदा ही नारी का सम्मान करते हैं। वाह 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 वाह। एक छोटा सा गजल सुनो गजलकारों की, गजल सुनो गजलकारों की, पतझड़ में नजम बहारों की। वाह वाह। पतझड़ में नजम बहारों की। सिक्के नहीं बात करोड़ों की। सिक्के की नहीं, बात को ध्यान से सुनिए। धरती के चांद सितारों की, हिंदुस्तान के कलमकारों की, हिंदुस्तान के कलमकारों की। कुछ आशिक इन बीमारों की, लक्ष्य कुछ आशिक इन बीमारों की, कुछ राष्ट्र के पहरेदारों की, जय हिंद के बुलंद नारों की, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की, भारत के इन प्यारों की। नजम सुनो, कुछ नजम सुनो इन सितारों की, पतझड़ में नजम बहारों की, पतझड़ में नजम बहारों की। ये नजम हमारे प्यारों की, दिल जले कुछ अंगारों की, दिल जले कुछ अंगारों की, सम्मा पे कुर्बान परवानों की। कुछ आशिक इन बीमारों की, पतझड़ में नजम बहारों की, पतझड़ में नजम बहारों की, पतझड़ में नजम बहारों की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्य जी का, जिन्होंने कि एक नया रूप दिया, नया रंग दिया प्यार को, प्यार की कविताओं को नया रूप रंग देके हमें भावविभोर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने आज सुना कि किस तरह से हमारे कवियों ने देश विदेश में तो परचम लहराया ही, आज इस महफिल में भी अपना परचम लहरा दिया। तो अगर आप भी चाहते हैं इन कवियों की तरह, आप भी चाहते हैं कुछ धमाल जिंदगी में करना चाहते हैं, कुछ धमाल, तो आज ही ज्वाइन कर लें ये सतमोला कवियों की चौपाल। कैसे कर सकते हैं? इस टीवी स्क्रीन पर जो नीचे नंबर चल रहे हैं उस पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगले कार्यक्रम में हम फिर से मिलेंगे नए कवियों के साथ में, नई ऊर्जा उमंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।